डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 द्रव्य की संरचना के अंतर्गत द्रव्यों का तत्वों का वर्गीकरण, यौगिकों के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, निलंबन और कलील क्या होते हैं और अणुसूत्र और संयोजकता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तथा तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणुसूत्र किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तत्वों के प्रकार। तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए उनके भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया गया और अलग अलग भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया। जैसे तत्वों में चमक है अथवा नहीं है, आघात वर्धनीयता का गुणधर्म है अथवा भंगुरता का गुणधर्म है। ऐसे अनेक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु इन प्रकारों में किया गया, किंतु अन्य तत्वों की खोज के बाद धातु सदृश तत्वों का एक और प्रकार ध्यान में आया। अब देखते हैं यौगिकों के प्रकार। यौगिकों के प्रकार को यदि तीव्र ऊष्मा देने पर यौगिकों से अवशेष प्राप्त होता है और कुछ यौगिकों से अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं या काला अवशेष प्राप्त होता है, इस आधार पर यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। यह जो काला अवशेष होता है वो मुख्यतः कार्बन से बना होता है। इस प्रकार अन्य इन यौगिकों को यदि हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं और ज्वलन पूर्ण न होने पर नीचे अवशेष के रूप में काले रंग का कार्बन रहता है, तो इन यौगिकों को सेंद्रीय यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जैसे पेट्रोल, रसोई गैस आदि, ये सभी सेंद्रीय यौगिकों से बने होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिकों का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है वह असेंद्रीय या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे सोडा, नमक, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर, ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा यौगिकों का एक और प्रकार है वह है जटिल यौगिक। जटिल यौगिक के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातुओं के परमाणुओं का भी समावेश होता है। जैसे मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल, लोहे के समावेश वाला हीमोग्लोबिन और कोबाल्ट के समावेश वाला साइनो कोबाल्ट अमीन, ये कुछ जटिल यौगिकों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं प्रावस्था। मिश्रण के प्रकार का अध्ययन करने के लिए हमें पहले उसे द्रव्य की प्रावस्था को समझना आवश्यक होता है, अर्थात एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था कहते हैं। जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती है तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जब मिश्रण के घटक दो से अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखते हैं अब विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक यानी द्रव्य में जो घटक पदार्थ अधिक अनुपात में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम अनुपात में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं तो पानी और नमक, इन दो पदार्थों का यदि समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो इसमें पानी जो है वो विलायक का काम करेगा और जो नमक है वो विलेय पदार्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नमक है उसकी मात्रा कम है और पानी जो है उसकी मात्रा अधिक है, इसलिए पानी विलायक रहेगा और नमक जो है वह विलेय कहलाएगा। द्रव्य की घटकों की अवस्थाओं के आधार पर ही द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे द्रव में ठोस, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। द्रव में द्रव यानी जो सिरका होता है यानी विनेगर, उसको यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि घोला जाता है तो वो द्रव का द्रव में मिश्रण रहेगा। गैस का गैस में, जैसे हवा, अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ठोस में ठोस का, जैसे पीतल, स्टेनलेस स्टील जो कि मिश्र धातुएं होती है। द्रव में वायु यानी क्लोरीन युक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि
इस प्रकार की अवस्थाओं के आधार पर भी द्रव्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सस्पेंशन अर्थात निलंबन और दूसरा प्रकार है कलिल अर्थात कोलाइड्स। द्रव्य का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान होता है। निलंबन यह द्रव और ठोस का मिश्रण है, अर्थात जब ठोस और द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो इनके विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। निलंबन में ठोस के कणों का व्यास 10⁻⁻⁴ मीटर से अधिक होता है, इसलिए उसमें से प्रकाश का गमन नहीं होता है। जैसे लकड़ी के बुरादा और पानी को यदि मिलाया जाता है तो यह एक प्रकार का सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, जिसमें ठोस के कणों का व्यास 10⁻⁴ मीटर से अधिक होता है। दूसरा जो प्रकार है वह है कलिल या कोलाइड्स। कोलाइड्स जो रहते हैं यह दो द्रवों का मिश्रण होता है। जैसे यदि पानी और दूध को मिलाया जाता है तो एक अर्ध पारदर्शक मिश्रण हमें प्राप्त होता है, और इसी कारण इस विषांगी मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के सूक्ष्म कण सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होते हैं, और इन कणों का व्यास 10⁻⁵ मीटर के आसपास होता है, और ऐसे विषमांगी मिश्रण को ही कलिल कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ने कागज के छिद्र बड़े होते हैं, अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव्य का पृथक्करण नहीं होता है। तत्व अर्थात सबसे सरल संरचना वाला द्रव्य का प्रकार है, और यौगिक और मिश्रण की संरचना जांचने पर यह ध्यान में आता है कि दो या दो से अधिक घटकों से यह बने होते हैं। ये घटक एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में भी हो सकते हैं या स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इस आधार पर ही उन्हें तय किया जाता है कि यह जो मिश्रण है वह यौगिक है अथवा जुड़ी हुई स्थिति के आधार पर ही हम ये पता लगाते हैं कि यह जो द्रव्य है वह यौगिक है अथवा मिश्रण है। अब देखते हैं अणुसूत्र। यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के प्रत्येक के कितने परमाणु हैं, यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अणुसूत्र में सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या, यह जानकारी समाविष्ट होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, यौगिक का नाम है पानी, उसका अणुसूत्र है H2O। यहाँ पर घटक तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, यानी घटक तत्व हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 दिखाई देती है। इस प्रकार इस यौगिक का अणुसूत्र हम H2O लिखते हैं। अब देखते हैं संयोजकता अर्थात वैलेंसी। परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, और दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध से जुड़ने की यह जो क्षमता होती है वही परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है, और वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि यौगिक का यदि अणुसूत्र HCl है और उसका घटक तत्व यहाँ पर हम मान लेते हैं H, और दूसरा जो तत्व मान लिया गया है X। पहले उदाहरण में HCl है, जिसमें पहला तत्व H, घटक तत्व H और दूसरा जो तत्व है वो है क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, और X यानी H के साथ बनाए हुए कुल बंधों की संख्या भी 1 है, इसलिए X की संयोजकता अर्थात Cl की संयोजकता भी 1 दर्शाई गई है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो यौगिक है वह है H2O यानी पानी। उसमें घटक तत्व पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हुआ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता H, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 दर्शाई गई है, अर्थात X ने H के साथ में जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाए हैं वो 2 बंध बनाए हैं, इसलिए उसकी संयोजकता 2 दर्शाई गई है। इस प्रकार रासायनिक बंधों के आधार पर यहाँ पर तत्वों की संयोजकता भी ज्ञात की जा सकती है। अब देखते हैं तिर्यन गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणुसूत्र किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। तिर्यक पद्धति के अनुसार यौगिकों के अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए
यहाँ पर उसके विपरीत संयोजकता, विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो, उस आधार पर तिर्यक गुणक पद्धति से यौगिक का अणुसूत्र लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है घटक तत्व, यहाँ पर सबसे पहला जो उदाहरण दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन। घटक तत्व हो गए कार्बन और ऑक्सीजन। उसके पश्चात उनकी संयोजकता उनके नीचे लिखी गई है। कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तीसरी स्टेप में तीर से दर्शाए अनुसार उसका तिर्यक पद्धति से गुणा करना है, अर्थात कार्बन के नीचे आपको 4 संयोजकता दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन के नीचे 2। जब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कार्बन के पास 2 संख्या चली जाएगी और ऑक्सीजन के साथ 4 अंक जुड़ जाएगा। तो हमारा जो सूत्र प्राप्त होता है वो हो जाता है C2O4। अंतिम जो स्टेप है उसमें यौगिक का अणुसूत्र लिखाया गया है। तो अंतिम अणुसूत्र में घटक परमाणु की संख्या छोटी से छोटी हो और पूर्णांक में हो, इसके लिए आवश्यक होने पर चरण 4 के सूत्र को योग्य अंक से भाग दिया गया है। भाग देने पर 2 से भाग देने पर अंतिम जो अणुसूत्र प्राप्त होता है वो हमें CO2 प्राप्त होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार तिर्यक गुणन पद्धति से हम अनेक यौगिकों के अणुसूत्र याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो पर आधारित और पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में इस वीडियो के माध्यम से हल कर सकते हैं और उस जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।